ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। कई बार ऐसा लगता है ना कि ये बस ढेर सारे फैक्ट्स और रिएक्शंस का एक जाल है, लेकिन अगर हम इसे एक बिल्कुल लॉजिकल, एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखें, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह, आइए इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना सीखते हैं। जरा सोचिए, हर एक मॉलिक्यूल, हर अणु अपने आप में एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट हमें उसकी पूरी कहानी बताता है। यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर से बात शुरू होती है और एनालिसिस पर खत्म होती है। और हर एक हिस्सा दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। हम ये जान सकते हैं कि वो बना कैसे, वो रिएक्ट कैसे करेगा और लैब में उसे कंफर्म कैसे करेंगे। सब कुछ एक ही प्लान के अंदर। हमारी ये जो पूरी यात्रा है वो एक साइकिल की तरह चलेगी, जिसके 4 मेन पड़ाव हैं। पहला है स्ट्रक्चर, फिर है रिएक्शंस, उसके बाद प्यूरिफिकेशन और आखिर में एनालिसिस। हर अगला कदम पिछले कदम पर ही तो टिका है और इसी से एक पूरा लाइफ साइकिल बनता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि किसी मॉलिक्यूल का जो बेसिक ढांचा होता है, उसे बनाने के लिए एटम्स 3 डायमेंशन में यानी 3D में खुद को कैसे अरेंज करते हैं। यही तो है हमारे ब्लूप्रिंट की बुनियाद। किसी मॉलिक्यूल का 3D शेप एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से तय होता है, जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको ना ऐसे समझिए कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग तरह के घर होते हैं, जिन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए वो इन घरों को मिक्स करके नए एक जैसे हाइब्रिड घर बना लेता है। जैसे इस मैट्रिक्स में दिख रहा है, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करके एक टेट्राहीड्रल शेप बनाता है। वहीं एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक फ्लैट प्लेनर शेप में आ जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वो sp हाइब्रिडाइजेशन से एक सीधी लाइन बन जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का असली मतलब क्या हुआ? असल में ये सिर्फ एक तरीका है जिससे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाते हैं ताकि वो सबसे मजबूत और सबसे स्टेबल बॉन्ड बना सके। ये सच में प्रकृति की एफिशिएंसी का एक कमाल का उदाहरण है, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करना। लेकिन एक 3D मॉलिक्यूल को हम एक सपाट कागज पर दिखाएंगे कैसे? इसके लिए केमिस्ट एक खास ड्राइंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं। देखिए, एक सॉलिड वेज का मतलब है कि बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, एक डैश का मतलब है कि वो हमसे दूर जा रहा है, और जो नॉर्मल लाइन है उसका मतलब है कि वो कागज के प्लेन में ही है। कितना शानदार तरीका है 3D जानकारी को 2D में दिखाने का। किसी भी मॉलिक्यूल के बिहेवियर का जो दिल होता है ना, वो है उसका फंक्शनल ग्रुप। ये एटम्स का एक खास झुंड है जो उसकी केमिकल पहचान तय करता है। अब इस पहचान को एक ऐसा नाम देना होगा जिसे पूरी दुनिया समझे, और उसके लिए हम IUPAC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक कोड की तरह है। जैसे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 ऑल नाम को ही देख लीजिए। प्रोपैन हमें बता रहा है कि इसमें 3 कार्बन है, ऑल बता रहा है कि इसमें एक अल्कोहल ग्रुप है, और 2 मिथाइल उसकी एक ब्रांच की जगह बता रहा है। देखा, नाम अपने आप में ही पूरा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो अब हम ब्लूप्रिंट का स्ट्रक्चर समझ गए हैं। अब बारी है अगले पड़ाव की, इसे बदलने की, मतलब इसे मॉडिफाई करने की। इस हिस्से में हम उन डायनामिक प्रोसेस को जानेंगे जिनसे केमिस्ट एक मॉलिक्यूल को दूसरे में बदल पाते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब शुरू होता है तो सबसे पहले एक बॉन्ड टूटता है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक है असमान बंटवारा, जिसे हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, जहां एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, और दूसरा है बराबर का बंटवारा, यानी होमोलिटिक क्लीवेज, जहां दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। बस यही बंटवारा तय करता है कि रिएक्शन में आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, इन 2 तरह के बंटवारों से नतीजे भी बहुत अलग अलग निकलते हैं। जो असमान बंटवारा है उससे बनते हैं चार्ज्ड आयन्स, एक पॉजिटिव कार्बोकेटायन या एक नेगेटिव कार्बन आयन। ये दोनों चार्ज को बैलेंस करने के लिए बेचैन रहते हैं। दूसरी तरफ बराबर के बंटवारे से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इन पर कोई चार्ज तो नहीं होता, लेकिन इनके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है जो एक साथी की तलाश में होता है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। तो इन रिएक्शंस के हीरो कौन हैं? ये हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की तलाश में रहते हैं।
एक देने वाला, एक लेने वाला। तो एक अटैकर मॉलिक्यूल को ये कैसे पता चलता है कि उसे हमला करना कहाँ है? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन का खिसकना। देखिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम्स दूसरों के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जोर से अपनी तरफ खींचते हैं। इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इसी खिंचाव की वजह से मॉलिक्यूल पर कुछ इलेक्ट्रॉन रिच और कुछ इलेक्ट्रॉन पुअर हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं, जो अटैकर के लिए एक साफ-साफ टारगेट का काम करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों रिएक्शंस हैं, पर अच्छी खबर ये है कि ये सब के सब बस 4 बेसिक टाइप में ही आते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक की जगह दूसरा आ गया। फिर है एडिशन, मतलब 2 जुड़कर एक हो गए। फिर है एलिमिनेशन, मतलब एक हिस्सा निकल गया। और आखिर में रीअरेंजमेंट, यानी अंदर ही अंदर कुछ फेरबदल हो गया। अगर इन 4 पैटर्न को समझ लिया तो समझो पूरी कहानी समझ आ गई। चलिए, हमने एक रिएक्शन तो कर लिया, पर यहाँ काम खत्म नहीं होता। अब हमें अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को उस मिक्सचर से बाहर निकालना होगा और फिर ये कंफर्म करना होगा कि हमने वाकई वही बनाया है जो हम बनाना चाहते थे। ये है हमारे ब्लूप्रिंट का वेरिफिकेशन स्टेज। रिएक्शन के बाद जो मिक्सचर बनता है, उसमें से अपने काम की चीज को अलग करना होता है। इसके लिए हम अलग अलग कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का फायदा उठाते हैं। जैसे डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट के अंतर का इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस लिक्विड में घुलना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन शुद्धिकरण की सबसे पावरफुल तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। इसे एक दौड़ की तरह समझिए। सारे मिक्सचर को एक स्टेशनरी फेज यानी रेस ट्रैक पर रखा जाता है और एक मोबाइल फेज उसे आगे की तरफ धकेलता है। अब जो कंपाउंड रेस ट्रैक से कम चिपकते हैं वो तेजी से दौड़ते हैं और फिनिश लाइन तक पहले पहुंच जाते हैं, और इस तरह मिक्सचर के सारे हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। तो अब हमारे पास एक बिल्कुल प्योर कंपाउंड है। अब हम तैयार हैं इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। और सबसे पहला सवाल जो हम पूछेंगे वो ये है, आखिर ये बना किन चीजों से है? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारा कंपाउंड अब प्योर है, तो अब थोड़ी जासूसी करने का समय है। ये पता करने से पहले कि कौन सा एलिमेंट कितना है, हमें ये जानना होगा कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। बस क्या है ये पता लगाना। लेसिंगने टेस्ट जैसे क्लासिक तरीके हमें ये बताते हैं कि क्या हमारे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन जैसे कोई छुपे हुए तत्व हैं। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि क्या मौजूद है, तो हम पता लगाते हैं कि वो कितना है। ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ड्यूमास या केरियस जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करके हम हर एलिमेंट का बिल्कुल सटीक परसेंटेज निकालते हैं, और इन परसेंटेजेस से हम उस कंपाउंड का सबसे सरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जिसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ये हमें मॉलिक्यूल में एटम्स का सबसे सिंपल रेशियो बताता है, जो ब्लूप्रिंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और इसी के साथ हमारा ये चक्र पूरा होता है। हमने एक आइडिया यानी स्ट्रक्चर से शुरुआत की, उसे बदला यानी रिएक्शन किया, उसे अलग किया यानी प्यूरिफाई किया, और आखिर में उसकी पुष्टि की यानी उसे एनालाइज किया। ये एक ऐसा पावरफुल लूप है जो थ्योरी को लैब की हकीकत से जोड़ता है। ये लाइफ साइकिल डायग्राम सारी कहानी को एक साथ ले आता है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करेगा। रिएक्शन से हम नए मॉलिक्यूल बनाते हैं जिन्हें हम प्यूरिफाई करते हैं, और आखिर में एनालिसिस वापस आकर हमारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर के आइडिया को कंफर्म करता है। हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सही साबित करता है, और बस इसी तरह हमारा ब्लूप्रिंट पूरा हो जाता है। ये ब्लूप्रिंट उन मॉलिक्यूल्स के बारे में है जिन्हें हम आज जानते हैं, लेकिन असली मजा तो भविष्य में है ना? सोचिए कि केमिस्ट आने वाले कल की जीवन बचाने वाली दवाओं, नई मटेरियल्स और कमाल की टेक्नोलॉजीज के लिए कौन से नए आणविक ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे। ये वो सवाल है जो इस फील्ड को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।